इस लेक्चर में इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में थे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर की लिमिट है वो इंक्रीज कर दी है। इलेक्शन एक्सपेंडिचर का मतलब है इलेक्शन में जो कैंडिडेट का खर्चा होता है, जितने पैसे वो खर्च करता है, वो कितनी लिमिट होनी चाहिए, कितनी लिमिट तक खर्च कर सकता है, इस पे लिमिट लगा रखी है इलेक्शन कमीशन ने आरपीए एक्ट के जरिए। आरपीए एक्ट में ये प्रोविजन है, इनके जरिए लिमिट लगा रखी है। क्या क्या चेंजेस किए हैं? देखो, अगर कोई लोकसभा का इलेक्शन लड़ रहा है तो उसके लिए पहले 54 लाख रुपए थी लिमिट कि एक कैंडिडेट अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां से वो खड़ा हो रहा है उस एरिया में वो सिर्फ 54 लाख रुपए ही खर्च कर सकता है। अब इसको बढ़ा के 70 लाख कर दिया है, लेकिन ये 70 लाख से 95 लाख भी हो सकती है। ये स्टेट पे डिपेंड करता है। अगर मान लो बड़ा स्टेट है, मान लो यूपी जैसा स्टेट है, वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो वहाँ पे 95 लाख तक भी खर्च किया जा सकता है। लेकिन छोटा स्टेट तो वहाँ पे 70 लाख तक ही, जैसे मणिपुर है, गोवा है। और असेंबली इलेक्शन के लिए कितनी है, यानी कि जो विधानसभा के इलेक्शन होते हैं एमएलए के, एमपी के लिए कितनी है? अब 70 लाख लिमिट है और मैक्सिमम 95 लाख तक हो सकती है, बड़ा स्टेट है तो। पहले थी 54 लाख यही। और जो असेंबली इलेक्शन होते हैं एमएलए के, उनमें लिमिट है, पहले 20 लाख थी, अब ये बढ़ा के 28 लाख कर दिया। लेकिन ये 28 लाख से 40 लाख भी हो सकती है, वो भी स्टेट अगर कोई बड़ा है तो वहाँ पे ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे 40 लाख की लिमिट यूपी, उत्तराखंड, पंजाब में है, 28 लाख की लिमिट रहेगी गोवा और मणिपुर में। तो इस तरह से ये लिमिट इंक्रीज कर दी है। जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर लिमिट की प्रोविजन है वो कहाँ पे दी गई हैं? ये आरपी एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का, जन प्रतिनिधित्व कानून बोलते हैं इसको हिंदी में। इसका सेक्शन 77, इसमें लिखा हुआ है कि हर एक कैंडिडेट को अपना सेपरेट करेक्ट अकाउंट रखना पड़ेगा कि जिस डेट पे पॉलिटिकल पार्टीज ने किसी कैंडिडेट को नॉमिनेट किया है, नामांकित किया है, और इलेक्शन के खत्म होने तक, जब इलेक्शन का रिजल्ट आ जाए, उस के बीच तक जितना भी उसने खर्चा किया है वो सारा अकाउंट रखना पड़ेगा उसे, और वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना पड़ेगा कि उसका खर्चा कितना आया है। इसके लिए लिमिट भी रखा रखी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जब भी इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, और इलेक्शन प्रोसेस कब कंप्लीट होता है? जब डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट हो जाता है, यानी कि रिजल्ट की घोषणा हो जाती है, उसके बाद इलेक्शन का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद रिजल्ट के बाद विदिन 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हर एक कैंडिडेट बताएगा कि मेरे इलेक्शन में खर्चा कितना हुआ है। अगर उसने गलत अकाउंट बताया, इनकरेक्ट अकाउंट, या उसने एक्सपेंडिचर की जो लिमिट है वो बियॉन्ड, यानी कि उस एक्सपेंडिचर की लिमिट को क्रॉस कर दिया, उससे ज़्यादा खर्चा किया जितनी लिमिट थी, जैसे 70 लाख की लिमिट अब लगाई हुई है, उससे ज़्यादा खर्चा किया, तो फिर उसका डिसक्वालिफिकेशन भी किया जा सकता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा। ये भी देखो, जो सेक्शन 10A है आरपी एक्ट का, 1951 का जो आरपी एक्ट है, उसके सेक्शन 10A में दिया हुआ है, उसका रद्द किया जा सकता है मेंबरशिप। यानी कि लोकसभा में अगर एमपी आया तो एमपी उसकी जो मेंबरशिप है, पार्लियामेंट का मेंबर है, उसकी सदस्यता कैंसिल की जा सकती है, रद्द की जा सकती है, डिसक्वालिफिकेशन किया जा सकता है 3 साल के लिए, अप टू 3 ईयर। बैकग्राउंड क्या है? देखो, बैकग्राउंड ये है, इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इलेक्शन की एक्सपेंडिचर लिमिट 2014 में भी एक बार लिमिट लगाई थी, उसके बाद 10% इंक्रीज की थी 2020 में। फिर सेम ईयर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कॉस्ट फैक्टर क्या क्या होने चाहिए इनकी स्टडी की, अध्ययन किया। यहाँ पे इतनी डिस्टरबेंस होती है ना यार, बार बार पॉज करना पड़ता है। थोड़े आपको ये सॉन्ग से सुनाई दे रहे होंगे तो मैनेज करना, मैं तेज बोलने की कोशिश करूंगा। तो क्या हुआ, इसके बाद 2020 में 10% लिमिट और इंक्रीज कर दी, और सेम ईयर में ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कॉस्ट फैक्टर डिसाइड करने के लिए कुछ रिलेटेड इशू देखे कि लिमिट को बढ़ाया जाए या नहीं बढ़ाया जाए। क्योंकि देखो, हर साल महंगाई भी तो बढ़ती है भाई साहब, हर काम में पैसा लगता है। जैसे पेट्रोल डीजल के ज़्यादा दाम हो रहे, घूमने के लिए ज़्यादा पैसा लगेगा, तो इसलिए लिमिट को इंक्रीज किया है। जो ये लिमिट है, इसकी जरूरत क्या है कि एक्सपेंडिचर जो खर्चा की लिमिट लगा रखी है कि कोई कैंडिडेट इससे ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता, कम तो कर सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। क्या मतलब है इसका? देखो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट करने के लिए, क्योंकि अगर भाई साहब लिमिट नहीं होगी तो क्या करेगा, जो कैंडिडेट रिच है वो तो ज़्यादा खर्चा करेगा, लोगों को खरीद लेगा, पैसे दे के खरीद लेगा, यानी कि जो रिच पर्सन है सिर्फ वो ही जीत सकता है। फिर तो गरीब आदमी तो फिर लड़ ही नहीं सकता ना इलेक्शन। हालांकि वैसे 50 लाख 70 लाख लिमिट भी कोई गरीब आदमी के पास नहीं होता इतना खर्च करना, लेकिन ये इस तरह की देखो माइंडसेट रखे कि लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जाए, यानी कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर हो सके, इस तरह से ये क्रिएट की गई। और लॉ कमीशन ऑफ इंडिया है जो, उसने भी इलेक्टोरल रिफॉर्म पे 255वीं रिपोर्ट आई थी उसकी, उसमें भी कहा था कि ये इलेक्शन कमीशन की, मतलब इलेक्शन कमीशन ये गाइडलाइन जारी करे लिमिट को
यानी कि लिमिट है जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर की, उस लिमिट को लगाए ताकि इलेक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट की जा सके। और भी बहुत सारी कमेटी बैठी हैं जिन्होंने रिपोर्ट दी है, ये रिकमेंडेशन क्या है कि लिमिट रखनी चाहिए, उसको पढ़ेंगे हम। फर्दर रिफॉर्म की क्या जरूरत हो सकती है, इसके बाद क्या संशोधन किए जा सकते हैं, लिमिट लगा रखी है एक तो इलेक्शन को फ्री फेयर कराने के लिए, और क्या हो सकता है। देखो, कैप ऑन पार्टी स्पेंड, अभी तक जो कैंडिडेट है जो खड़ा होता है किसी भी पार्टी से या इंडिपेंडेंट है, उसकी तो एक्सपेंडिचर पे लिमिट है, लेकिन पार्टी पे कोई लिमिट नहीं है। पार्टी चाहे कितना भी खर्चा करे उस पर कोई लिमिट नहीं लगा रखी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये गवर्नमेंट से कहा है कि देखो भाई साहब, जो आरपी एक्ट है, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, उसमें क्या है, उसमें आप अमेंडमेंट करो, संशोधन लेके आओ। और जो इलेक्शन के रूल्स है ना, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, उसके भी रूल नंबर 90 में आप चेंजेस लेके आओ, रिफॉर्म करो। और इस रिफॉर्म के बाद जो पार्टी है पॉलिटिकल पार्टीज, उसकी भी एक्सपेंडिचर में लिमिट लगाओ, क्योंकि अभी उसमें कोई सीलिंग नहीं है। उसमें इंट्रोड्यूस करने के लिए लोकसभा या असेंबली का किसी का भी इलेक्शन हो तो पार्टी जो भी एक्सपेंडिचर करती है उसमें भी लिमिट लेके आओ। उसकी लिमिट भी या तो 50% हो जितना एक्सपेंडिचर कैंडिडेट करता है, या उसकी जो एक्सपेंडिचर लिमिट है कैंडिडेट की उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, या 50%, ऐसी लिमिट लेके आओ कुछ। तो ये जो लिमिट है इसकी वजह से लेवल प्लेइंग फील्ड आएगी, और जो अनअकाउंटेड मनी का यूज होता है इलेक्शन में, यानी कि इलीगल मनी होती है, जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन होता है, इसका जो सर्कुलेशन है वो रुकेगा और मनी पावर को कंट्रोल किया जा सकेगा पॉलिटिकल पार्टीज की। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन किया है, देखो एक केस में, ये कंवर लाल गुप्ता वर्सेस अमरनाथ चावला केस। जब भी आप मेंस में ये क्वेश्चन लिखोगे इलेक्शन एक्सपेंडिचर पे, तो ये केस आप जरूर मेंशन करोगे। कंवर लाल गुप्ता वर्सेस अमरनाथ चावला केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देखो, मनी को कंट्रोल करने के लिए जरूरी है एक्सपेंडिचर लिमिट लगाना। फिर देखो, वोटर को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है अगर मनी पर लिमिट नहीं लगाई तो, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, क्योंकि वोटर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, इसकी वजह से वोटर की चॉइस को भी इम्पैक्ट किया जा सकता है। मान लो पैसा ज़्यादा बांट के तो खरीदा जा सकता है ना बहुत सारे लोगों को, तो इसलिए लिमिट लगाने की जरूरत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस में कहा था। बहुत सारी कमेटी हैं, कमीशन है जो बैठे हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म लाने चाहिए इसके लिए। और कौन कौन से कमीशन है, जैसे लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की 170th रिपोर्ट है 1999 में दी थी। इसमें कहा था कि इलेक्टोरल लॉज में रिफॉर्म किया जाए ताकि इलेक्शन को फ्री एंड फेयर मैनर में किया जा सके। देखो, फिर कोई आ गया, फिर मुझे डिस्टर्बेंस हो रहा है, इसकी वजह से ना गलत भी हो जाता है कुछ। मैं पॉज कर देता हूँ, दोबारा शुरू करेंगे, शायद चला गया है। दूसरा कमीशन है भाई साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भी देखो 2004 में एक प्रपोजल रखे थे इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए, इसने रिपोर्ट दी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपनी। नेक्स्ट है गोस्वामी कमेटी। देखो, ये सारी 2-3 कमेटी तो आपको याद होनी चाहिए जब भी आप ये क्वेश्चन लिखोगे। गोस्वामी कमेटी ने इलेक्टोरल रिफॉर्म में अपनी रिपोर्ट दी थी 1990 में। एक वोहरा कमेटी की रिपोर्ट है 1993 की। इंद्रजीत गुप्ता कमेटी की रिपोर्ट है स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन के लिए 1998 की। नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये 2001 में बैठाया था, इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। और देखो, ये कमीशन के बारे में आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है जो पॉलिटी की, उसमें भी दिया हुआ है ये चैप्टर, तो उसको आप जरूर पढ़ना, अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। सेकंड एआरसी की रिपोर्ट है, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2008 की, इसने भी रिपोर्ट दी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म के लिए। रिसेंटली देखो, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया ने 255 भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एक 3 कैटेगरी में इलेक्टोरल रिफॉर्म को कैटेगराइज करना चाहिए। वो कौन सी कैटेगरी होंगी, एक तो देखो पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन पे लिमिट लगाई जाए, पार्टी कैंडिडेट एक्सपेंडिचर पे लिमिट लगाई जाए, एक तो कैटेगरी है। नॉर्म्स और रिक्वायरमेंट, इनका डिस्क्लोजर करो कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या नियम, रूल्स हैं, नॉर्म्स हैं, सब उनको डिस्क्लोजर करो, और इलेक्शन कमीशन द्वारा वो डिस्क्लोजर किए जाने चाहिए, नॉर्म्स भी इलेक्शन के दौरान। नेक्स्ट है कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन एक जरिया हो सकता है। ये इसका मतलब है, देखो, जो पॉलिटिकल पार्टी जो गरीब है, जिनके पास पैसा नहीं है, वो कैसे इलेक्शन लड़ें, इसके लिए एक स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन हो सकता है कि स्टेट यानी कि गवर्नमेंट कुछ पैसा दे इलेक्शन लड़ने के लिए, एक फंड बनाया जाए इस नाम से स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, उसमें से सभी पार्टी को पैसा दिया जाए, पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई डायरेक्टली फंडिंग ना करे, ऐसा कुछ उपाय हो सकता है। इसके लिए रिकमेंडेशन की इस 255वीं रिपोर्ट ने जो लॉ कमीशन की है। लॉ कमीशन के बारे में तो आप जानते हो ना, ये एक देखो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना तो सांविधिक संस्था है ये, ना संवैधानिक संस्था है, यानी कि स्टैट्यूटरी बॉडी भी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी भी नहीं है, ना संविधान में कोई इसके लिए कानून है, मतलब रूल्स हैं यानी कि प्रोविजन है, और ना ही इसके लिए कोई कानून बना हुआ है। सिर्फ एग्जीक्यूटिव ने रेजोल्यूशन बना के इसको क्रिएट किया जाता है हर 3 साल में लॉ कमीशन को। तो इसने रिपोर्ट दी है, तो गवर्नमेंट ने अभी इसकी रिपोर्ट को माना नहीं है, अभी अंडर कंसीडरेशन है, आगे मान सकते हैं, हो सकता है।
तो ये नोट करके रखना जो हमने ऊपर डिस्कस किया है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कोई भी ऐसी कैप नहीं है, कोई भी उसके लिए सीलिंग नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज के लिए लिमिट की, जो इलेक्शन एक्सपेंडिचर है उसकी कोई लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन ये है कि जो भी एक्सपेंडिचर करेगी इलेक्शन में, खर्चा करेगी कोई पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन कमीशन को रिजल्ट के बाद, जब इलेक्शन कमीशन क्या है, जब इलेक्शन का रिजल्ट घोषित हो जाए, यानी कि इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके 90 डेज के अंदर अंदर, यानी कि 90 दिनों के अंदर अंदर पॉलिटिकल पार्टीज अपना सारा अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताएगी कि कितना उसका इलेक्शन में खर्चा हुआ है। ये सारा स्टेटमेंट सबमिट करेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। तो यही था इस लेक्चर में।